सऊदी अरब दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक है। क्या आप विश्वास करेंगे कि सऊदी अरब की एक कंपनी जिसके पास इतना पैसा है कि वह कई देशों को खरीद सकती है, सऊदी अरामको दुनिया की सबसे अमीर कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन $2.5 ट्रिलियन है। पिछले 5 दशकों में सऊदी अरब ने जिस तरह से तरक्की की है वह काबिल तारीफ है। आज सऊदी में बड़े पैमाने पर ऊंची इमारतें बन रही हैं। यहाँ के लोग लग्जरी कारों में घूमते हैं और दुनिया के सबसे आरामदायक घरों में रहते हैं। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल से आता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब ने तेल पर अपनी निर्भरता को 90% से घटाकर 46% तक पहुंचा दिया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक 2054 के अंत तक जमीन से तेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसलिए सऊदी अरब अब कमाई के दूसरे विकल्प तलाश रहा है। सऊदी अरब में आज जो चकाचौंध दिख रही है, दरअसल यह उनके शासकों की मेहनत का परिणाम है। लेकिन 100 साल पहले इनके हालात इतने खराब थे कि आप जानकर हैरान रह जाओगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 100 साल पहले सऊदी अरब के लोगों का जीवन कैसा था। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप तक पहुंचाने में बहुत रिसर्च और मेहनत करनी पड़ती है। आज सऊदी अरब के लोगों के पास दुनिया की सभी ऐशो आराम के सामान उपलब्ध है, लेकिन 100 साल पहले सऊदी अरब में अत्यधिक गरीबी और भूखमरी जैसा माहौल था कि लोगों को अपने जीवन यापन करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। सऊदी अरब की स्थापना 1932 में किंग अब्दुल्ला अल अजीज ने की थी। पहले सऊदी अरब उस्मानिया सल्तनत के अधीन था, लेकिन किंग अब्दुल्ला अल अजीज ने अंग्रेजों की मदद से सऊदी अरब को तुर्की से मुक्त कराया। हाँ, वही गोरे जिन्होंने हमारे देश पर 200 साल तक अत्याचार किया। आजादी के बाद सऊदी अरब की हालत और भी खराब हो गई क्योंकि उनके पास सऊदी की जमीन तो थी लेकिन पैसे नहीं थे। सऊदी अरब की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती थी। इसका अंदाजा आप आज के सोमालिया से लगा सकते हैं, या मैं कहूँ कि सऊदी अरब के हालात उससे भी बुरे थे। लोगों के पास खाने को नहीं था और जो कुछ मिलता था उसको पकाने के लिए साधन तक नहीं थे। खाना कच्चा ही खाया जा रहा था क्योंकि सऊदी अरब का अधिकतर भाग रेगिस्तानी और कुछ भागों पर पहाड़ है, तो खेती नाम मात्र ही होती थी। लेकिन खजूर की खेती पर्याप्त मात्रा में होती थी। इसके अलावा बकरी, भेड़ और ऊंट पाल कर लोग अपने जीवन यापन कर रहे थे। घर के नाम पर केवल टूटे फूटे मिट्टी के बने घर थे और जो बिल्कुल ही गरीब थे उनके पास सर छुपाने के नाम पर घास फूस से बनी झोपड़ियां होती थी। उस समय सऊदी अरब के लोगों का मुख्य काम मिट्टी के बर्तन बनाना, कालीन और पर्दे बनाना और कपड़ों पर डिजाइन बनाना था। लेकिन कमाई का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र से मोती निकालना था। ऐसा लगभग सभी खाड़ी देशों में किया जाता था क्योंकि उस समय सोने से ज्यादा मोतियों के आभूषणों की मांग थी। बहुत से लोग आसपास के देशों में रोजगार की तलाश में भी जाते थे, जो अक्सर सफाई या किसानी के काम करते थे। हज मुसलमानों के 5 फर्जों में से एक है और दुनिया के लोग जब हज पर आते थे तो सऊदी के लोग अपने हस्तकला से निर्मित सामान को इन्हीं को बेचा करते थे। या यूँ कहूँ कि हज उस समय सऊदी अरब की आय का मुख्य साधन होता था। यह सिलसिला कई दशकों तक चलता रहा क्योंकि सऊदी अरब रेगिस्तानी और बहुत अधिक पथरीली जगह है जहाँ पानी बहुत कम निकलता था। इसलिए कुछ लोग पानी का कुआं खोदते और पानी बेचकर पैसा कमाते थे। लोग शहर के एक इलाके में रास्ते के किनारे अपनी दुकान लगाकर सामान बेचा करते थे। लोगों के पास पैसा नहीं होने से सऊदी में व्यापार कोई खास नहीं था। पानी हर इंसान की जरूरत है और पानी के व्यापारी पानी को ऊंट पर लाद कर दूसरे शहर बेचने जाया करते थे। जिनके पास मिट्टी खरीदने के पैसे नहीं होते थे वो पत्थर के घर बनाते थे। लोगों को अपनी जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। अशिक्षा, अज्ञानता चारों तरफ फैली हुई थी जो किसी भी देश की तरक्की की आधारशिला है। क्या आपको पता है कि उस समय सऊदी के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? ज्यादातर लोगों का मनोरंजन और खेल केवल शिकार हुआ करता था और कुछ लोगों को बाज की लड़ाई देखने में मजा आता था। तुर्की
और सऊदी अरब के बीच की दुश्मनी बहुत पुरानी है। आपको स्पष्ट कर दूं कि यह दुश्मनी किसी देश के बीच शुरू नहीं हुई, यह दो कबीलों के बीच शुरू हुई और दो देशों की दुश्मनी में बदल गई। 7वीं शताब्दी के दौरान खाड़ी देशों में इस्लाम का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था और आज लगभग पूरा खाड़ी देश इस्लाम अपना चुका है। मोहम्मद बिन सौद ने 1744 में आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब राज्य की घोषणा की। यह मोहम्मद बिन सौद और एक इस्लामिक नेता मोहम्मद बिन अल-वहाब के साथ मिलकर किया था। नाम पर गौर करो, मोहम्मद बिन सौद, इनके नाम पर ही सऊदी अरब का नाम रखा गया था। मोहम्मद बिन सौद ने 1786 में मक्का मदीना को जीतकर सऊदी अरब में मिला लिया। इस जीत में वहाबी आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन 1816 में ऑटोमन साम्राज्य ने सऊदी अरब को अपने कब्जे में ले लिया और पहले सऊदी साम्राज्य की नींव पड़ गई। दूसरा सऊदी साम्राज्य 1824 से 1866 तक चला और एक बार फिर उस्मानिया सल्तनत ने रियाद सहित कई और इलाकों पर अपने में मिला लिया। 1902 में अब्दुल्ला अजीज ने अपने 40 साथियों के साथ मिलकर रियाद को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। इस समय तक उस्मानिया साम्राज्य अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था और काफी कमजोर हो चुका था। साल 1938 में सऊदी अरब में तेल की खोज हुई थी, लेकिन 1950 तक भी सऊदी अरब की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। जब 1950 में अमेरिका के महान डॉक्टर, जिनका नाम क्रेग था, किंग अब्दुल्ला अजीज की तबीयत खराब होने के कारण उनका इलाज करने वहां गए, तब उनके द्वारा खींची गई तस्वीरों से बहुत कुछ साबित होता है। सऊदी अरेबिया ने 1902 के बाद से ही तेल की खोज करना शुरू कर दिया। पहली बार 1922 में न्यूजीलैंड के माइनिंग इंजीनियर मेजर फ्रैंक होम्स ने तेल की खोज निकालने के लिए परीक्षण किया, लेकिन असफल रहे। फिर 1925 में अमेरिकन इंजीनियर और रिसर्चर पल्प ने सऊदी अरब में तेल के स्रोत ढूंढने की खूब कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। 1932 में बहरीन में तेल के भंडार मिलने के बाद सऊदी अरब में भी तेल के भंडार ढूंढने के कामों में तेजी आ गई। 1934 में जुबैल में जियोलॉजिस्ट की टीम ने दोबारा खोज शुरू की। 1938 में सफलता अमेरिका की कंपनी डेमन ऑयल फील्ड को मिल गई, लेकिन तेल मिलने से सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। 1974 का वह समय जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल की मांग बहुत तेजी से बढ़ी, सऊदी अरब में अपना उत्पादन बढ़ाया और देश में आर्थिक और सामाजिक सुधारों में तेजी आ गई। आज के समय में सऊदी अरब के पास कितना तेल भंडार है, यह आंकड़ा किसी के पास नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब सरकार ऐसी तमाम बातों को गोपनीय रखती है। लेकिन निश्चित ही अरामको दुनिया की सबसे अमीर कंपनी है। पैसा आने के बाद सऊदी अरब के लोगों की जिंदगी में कितना फर्क आया, ये हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं। लेकिन अब प्रिंस सलमान ने तेल के ऊपर सऊदी अरब की निर्भरता को कम करने का फैसला किया है, जिसके लिए नए नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। क्या आपको पता है दुबई की बुर्ज खलीफा कुछ दिन बाद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं रहेगी, क्योंकि सऊदी अरब का जेदा टावर बन रहा है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर है। सऊदी अरब ने विजन 2030 मिशन शुरू कर दिया है, जो शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देगा। आज दुबई की अर्थव्यवस्था का केवल 6% ही तेल उद्योग पर निर्भर है और दुबई की सबसे ज्यादा कमाई पर्यटन उद्योग से होती है। इसलिए आपने कुछ तस्वीरें जरूर देखी होंगी कि प्रिंस सलमान बार बार दुबई के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि वह सऊदी अरब में भी वही तकनीक और सिस्टम को लागू करना चाहते हैं जो दुबई में लागू की गई है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक्स।